वर्षीय बुजुर्ग जिन्होंने अपने जीवन के 55 बसंत देख लिए थे, जिनका नाम शंकर कुम्हारे होता है। शंकर कुम्हारे पिछले 4 दिनों से लगातार उनकी तबीयत खराब चल रही थी। उनके हाथ और पूरे बदन में तेजी से दर्द हो रहा था और दर्द इतना तेजी से बढ़ जाता है कि परिवारीजन उन्हें बगल के एक अस्पताल में एडमिट कराते हैं। अस्पताल में शंकर कुम्हारे को एडमिट कराने के बाद डॉक्टर उनका तरीके से इलाज शुरू करते हैं, लेकिन डॉक्टर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी सही तरीके से मर्ज को पकड़ नहीं पाते हैं कि आखिर इस 55 वर्षीय बुजुर्ग को क्या हुआ है। और 55 साल में जब डॉक्टर उनकी पूरी मेडिकल की हिस्ट्री की जांच करते हैं तो शंकर कुम्हारे बताते हैं कि दरअसल साहब, मैं एक सरकारी डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ आदमी हूं और आज तक मेरी मेडिकल हिस्ट्री में मैं जिंदगी में कभी मेडिकल कॉलेज या मेडिकल के किसी भी छोटे मोटे हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं हुआ और ना ही मुझे कभी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पड़ी। ऐसे में डॉक्टर अचरज में थे और कई डॉक्टरों का पैनल जब शंकर कुम्हारे की पूरी बॉडी की जांच करता है तो उसे मर्ज नहीं मिलता है। तो डॉक्टरों ने परिवारीजनों को बताया कि दरअसल इनकी उम्र 55 साल हो चुकी है, इसलिए इनके शरीर के कई अंग सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि इन्हें लगातार कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। लेकिन जैसे तैसे 24 घंटे जैसे ही बीतते हैं वैसे शंकर कुम्हारे का देहावसान हो जाता है उसी हॉस्पिटल में, यानी शंकर कुम्हारे काल के काल में समा जाते हैं। अब परिवारीजनों को जैसे ही पता चलता है कि शंकर कुम्हारे यानी कि उनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो चुकी है, परिवारीजन अस्पताल में जाते हैं और अपने परिजन का, अपने मुखिया का शव लेते हैं और घर पर ले आकर अंतिम संस्कार करते हैं। अभी अंतिम संस्कार को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट किया जाता है। उनकी पत्नी को भी ठीक वही बीमारी थी जो शंकर कुम्हारे को थी, पूरे बदन में दर्द और हाथ और पैर में तेज दर्द। डॉक्टर फिर से उनकी पत्नी का इलाज करते हैं। अब की बार 44 घंटे बीतते बीतते उनकी पत्नी दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। अब टोटल घर में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरे घर के जितने भी सदस्य होते हैं सब हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बीमारी आ गई है कि एक ही परिवार के 2-2 लोग को एक 7 दिन के अंदर दुनिया को छोड़ देना पड़ा। दोस्तों, आगे फिर क्या होता है, शंकर कुम्हारे और शंकर कुम्हारे की पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए उनका एक बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं शंकर कुम्हारे के 2 बेटे थे। पहला बड़ा बेटा था जिसकी बहू उसी जगह पर रह रही थी और जो मैं आपको आज ये सच्ची कहानी सुना रहा हूं, ये सच्ची कहानी है। महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है गढ़चिरौली और गढ़चिरौली के एक इलाके के, एक गांव के, एक मोहल्ले के रहने वाले थे शंकर कुम्हारे। अब शंकर कुम्हारे के बेटे, जो कि एक बेटा घर पे रहता था, दूसरा बेटा दिल्ली में रहता था। अब दिल्ली से उनका बेटा उनकी पत्नी की अंतिम यात्रा में आता है। हालांकि अपने पिता की अंतिम यात्रा में भी, शंकर कुम्हारे की अंतिम यात्रा में भी वो आया था, लेकिन अपने पिता की अंतिम यात्रा करने के बाद जैसे ही वो दिल्ली जिस प्राइवेट कंपनी में वो नौकरी किया करता था, जैसे ही दिल्ली फिर पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसकी माताजी भी अब दुनिया को छोड़ चुकी हैं। अब फिर से वो सीधा अपने माताजी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए दिल्ली से महाराष्ट्र पलायन करता है। अब वो महाराष्ट्र पहुंच जाता है और इधर मां का भी उसके मौजूदगी में जब वो पहुंचता है तो मां का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब मां और पिता दोनों दुनिया को छोड़कर चले गए थे और ठीक जैसे बेटा अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के बाद, क्योंकि उसे जहां पे दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था वहां से महज कुछ दिनों की ही छुट्टी उसे मिली थी, इसलिए वो दिल्ली जैसे ही पहुंचता है, दिल्ली पहुंचने के बाद उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वही सारे सिम्टम जो उसकी मां और पिताजी को थे वो अचानक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसका ट्रीटमेंट वहां के डॉक्टर शुरू करते हैं। भगवान का शुक्र कहिए कि वो लड़का बच जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पे हॉस्पिटल में दिल्ली में डिस्चार्ज होता है, उसकी तबीयत सही हो जाती है, स्वस्थ हो जाता है, वैसे उसका बड़ा भाई जिसकी शादी हुई थी और जिसकी बहू वहां घर पर थी, अचानक से उसके बड़े भाई को वही सारे लक्षण, वही मर्ज, वही रोग फिर से आ जाता है और उसके भाई को आनंद फानंद में घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार, गांव वाले इकट्ठा होकर एक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं
लेकिन दुर्भाग्य की बात कहिए कि महज 24 घंटे के अंदर वो बच्चा भी अपना दम तोड़ देता है, जो शंकर कुम्हारे का सबसे बड़ा बेटा था, जिसकी उम्र महज 30 साल थी। अब घर में टोटल 3 लोग दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। अब जब शंकर कुम्हारे के बड़े बेटे की डेथ होती है तो छोटा बेटा फिर से दिल्ली से लगातार वापस आता है। अब पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में, पूरी एरिया में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि इस घर में कोई ना कोई काला साया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई बहुत बड़ी समस्या है। और कुछ लोगों के मुंह से यह निकलने लगा था कि शायद हमारे गांव में कोई बड़ी बीमारी आ गई हो, क्योंकि डॉक्टर भी पूरी मर्ज को पकड़ नहीं पा रहे थे। अभी तक जितनी 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, उन 3 लोगों में एक ही सिम्टम का आना और डॉक्टर का यह ना पकड़ पाना कि आखिरी कि वास्तव में मर्ज क्या है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अचानक अब की बार शंकर कुम्हारे की इकलौती बेटी, जिसकी शादी हुई थी और वो अपने पिताजी के मृत्यु के बाद घर आई थी, उसकी तबीयत खराब होती है और फिर उसे हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है और 24 घंटे के अंदर ही वो बेटी भी दम तोड़ देती है। घर में टोटल जाने वाले लोग 4 हो चुके थे और अगले ही दिन जैसे ही बेटी का अंतिम संस्कार किया जाता है, फिर घर में एक इनके रिश्तेदार आए हुए थे जो कि शंकर कुम्हारे की मृत्यु के बाद ही रुके थे। वो उनके ऊपर वो सिम्टम आ जाता है और घर के टोटल 5 लोग दुनिया को छोड़ चुके थे और 5 में एक सिम्टम और 5 का मृत्यु होने के बाद 5 को पोस्टमार्टम कराया गया बॉडी को। और पोस्टमार्टम कराने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जाता है कि इन 5 लोगों के, जो 5 लोग अभी तक एक परिवार के दुनिया को छोड़कर गए हैं, इनके मृत्यु के पीछे का एक कारण है कि इनके कई अंगों ने, शरीर के कई भागों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि एक घर के 5 लोगों का एक ही महीने के अंदर या कहिए कि चंद दिनों के अंदर दुनिया को छोड़कर जाना कहीं ना कहीं पुलिस के निगाह में खटक रहा था। तो आखिर ऐसा क्या था जो एक ही परिवार के 5 लोगों को एक महीने के अंदर दुनिया को छोड़ना पड़ा और पूरे 5 लोगों के दुनिया के जाने से पीछे की वजह जो थी वो बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली थी। दोस्तों, आखिर क्या वजह थी कि उनके घर में ऐसा हुआ था और इस पूरी 5 मृत्यु की या 5 हत्याओं की जो गुत्थी है वो पुलिस ने कैसे सुलझाई, असली गुनहगार कौन था और असली गुनहगार ने ये 5 लोगों को दुनिया से रुखसत करने के लिए क्या तरीका अपनाया, वो तरीका जो है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही सोचनीय है और बहुत ही गौर करने लायक है। दोस्तों, पूरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा सा विनम्र अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानी आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए अपने इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। सबसे पहले उन लोगों के नाम, दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर जिनका कमेंट और प्यारा सा सपोर्ट हमें हमारी कहानियों पर मिलता है, उनका नाम हम कहानी में जरूर लेते हैं। तो सबसे पहले उनका नाम, पहला नाम है अजय मिश्रा जो कि अमेठी से हैं, दूसरा नाम है परविंदर सोलंकी जो कि हरियाणा से हैं, तीसरा नाम है नरेंद्र कुमार, इन्होंने स्थान का नाम नहीं लिखा है, सैयद जमीर हुसैन है। इन 4-5 लोगों के कमेंट आए थे, साथ में अजीत मिश्रा अमेठी का भी कमेंट आया था। तो इन 4-5 लोगों के कमेंट आए थे और उम्मीद करता हूं इस कहानी पर आपका प्यार और सपोर्ट जरूर मिलेगा। और अगर आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिला तो हम अगली कहानी में आपका नाम जरूर लेंगे। बस कमेंट करने के दौरान आप एक चीज ध्यान दिया करिए कि आप किस जिले से, किस मोहल्ले से, किस प्रदेश से, किस राज्य से, किस जगह से आप हमारी कहानी को सुन रहे थे, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। फिलहाल बिना देरी के, बिना आपका समय जाया किए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। अब 5 लोगों की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, घर में चूंकि अब कोई पुरुष बचा नहीं था, एक ही पुरुष तन्हा बचा था, जो लड़का था जो दिल्ली में जॉब करता था। अब उसके मन में भी बहुत सारी बातें खटकने लगी। गांव वाले, मोहल्ले वाले सब लोग बार बार ये कहने लगे कि एक बार किसी ओझा को दिखा लो, किसी तांत्रिक को दिखा लो। उसने भी हर जगह अपना दिमाग लगाया, हर जगह दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी स्थिति में आदमी को
कोई भी कहीं से भी सलाह देता है तो उस सलाह को वो आदमी मानने को तैयार हो जाता है, क्योंकि इस पूरी कहानी में एक चीज थी कि उस दिल्ली वाले लड़के को लग रहा था कि कहीं ना कहीं से मेरी बारी ना हो और अब की बार मुझे जाना पड़े दुनिया को छोड़ के। और इंसान जब उसके सामने मौत खड़ी हो ना, तो वो एक सेकंड के अंदर हजारों चीजें सोच जाता है। यही चीज छोटे बेटे के अंदर भी थी, जो दिल्ली से अब चला आया था क्योंकि उसके परिवार के 5 लोग दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। अब वो पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पढ़ता है। 5 रिपोर्टों में पुलिस वालों को बताता है कि साहब इन 5 जो मामले हुए हैं, 5 लोगों की जो हमारे परिवार में मौत हुई है, कहीं ना कहीं से साहब एक ही तरीके के लक्षण है, एक ही तरीके की चीजें हुई हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं से साहब किसी न किसी का तो हाथ है। पुलिस वाले पूछते हैं कि अगर तुम्हारे पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है, तो कहता है कि नहीं साहब मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है। अब लेकिन पुलिस जब बहुत गहनता के साथ अध्ययन करती है तो पुलिस एक चीज देखती है कि उसी घर में एक महिला जिसकी शादी अभी 1 साल पहले हुई थी और वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसके शरीर में या उसके बातचीत में, उसके लहजे में कोई ऐसा दुख नहीं झलक रहा है कि उसके परिवार के 5 सदस्य दुनिया को छोड़ गए और उसके पति ने भी दुनिया छोड़ दी। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं दिख रही है। ऐसे में पुलिस उसका पूरा बैकग्राउंड खंगालना शुरू करती है, तो पता चलता है कि वो वहीं से करीब 10-15 किलोमीटर दूर के एक मोहल्ले की रहने वाली लड़की थी। जब पुलिस उस मोहल्ले में पहुंचती है, वहां बातचीत करती है, उसके माता पिता का पता जानना चाहती है, तो उस मोहल्ले वाले लोग बताते हैं कि दरअसल साहब संघमित्रा, दरअसल इस लड़की का, इस दुल्हन का नाम होता है संघमित्रा। कहते हैं कि दरअसल साहब संघमित्रा के माता पिता तो उसके भग जाने के बाद, शादी करने के बाद ही उन्होंने सुसाइड कर लिया था। पुलिस वालों को चकमा लगता है, पुलिस वाले सोचते हैं कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया था। तो मोहल्ले वाले बताते हैं कि दरअसल साहब संघमित्रा पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थी और जिस कॉलेज की वो स्टूडेंट थी वहां पर वो कृषि विभाग में यानी कि एग्रीकल्चर से उसने बीएससी और एमएससी किया था। यही नहीं साहब, वो पढ़ने में इतनी टापर थी, वो पढ़ने में इतनी टापर थी कि उसे बाकायदा कॉलेज के द्वारा गोल्ड मेडल भी दिया गया था। अब पुलिस वाले ये सोचते हैं कि कृषि विभाग में अगर उसने एमएससी की है और वो गोल्ड मेडलिस्ट है, अच्छी खासी पढ़ी है, तो कृषि विभाग में बहुत सारी ऐसी दवाइयां और बहुत कीटनाशक ऐसे आते हैं जो जहर का काम करते हैं। कहीं इस जहर के वजह से, कहीं इस जहर को देकर उन 5 लोगों की हत्याएं तो नहीं की गई, कहीं इसके पीछे पूरा दारोमदार इस दुल्हन का तो नहीं है। अब पुलिस वाले उस दुल्हन को और घर में रह रही उसकी मामी को उठाकर थाने ले आते हैं। दोनों से पूछताछ होती है। दरअसल मामी कम पढ़ी लिखी थी, अब ये थोड़ा पढ़ी लिखी ज्यादा थी, एमएससी किया था एग्रीकल्चर से, बोलने में तेज तर्रार, देखने में बहुत सुंदर। अब पुलिस वाले पूछते हैं इससे कि तुमने कैसे मारा, तो ये कहती है कि साहब हमने कुछ नहीं किया। अब मामी को, इसकी मामी को और इसको दोनों को बैठाकर संघमित्रा को पुलिस वाले पूछताछ करते हैं। पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन जब संघमित्रा और मामी को अलग अलग करके बात की जाती है तो मामी बिल्कुल अंगूठा टेक, पढ़ी लिखी थी नहीं। वो इशारों में कुछ ऐसी चीजें पुलिस वालों के सामने बक देती हैं जिससे पुलिस का शक और गहरा जाता है। अब वो संघमित्रा से पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन संघमित्रा थी कि वो मुंह नहीं खोलने को तैयार थी। अब पुलिस अपना फंडा वही लगाती है जो पुलिस एकदम थक जाने के बाद लगाती है, और जब पुलिस शायद वो फंडा लगाती है तो कितना भी बड़ा शातिर अपराधी वो अपना अपराध कबूल ही लेता है। संघमित्रा के साथ जब लेडीज पुलिस ने अपना वो वाला फंडा, लास्ट वाला, आखिरी वाला लगाया, तब संघमित्रा ने सब कुछ बता दिया। संघमित्रा ने पुलिस को बताया कि दरअसल वो शंकर कुम्हारे के बेटे के साथ एक कॉलेज में एग्रीकल्चर की एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि संघमित्रा भागकर अपने बिना माता पिता के बताए
उस लड़के से शादी कर लेती है। और जब माता पिता को ये पता चलता है कि संघमित्रा ने बिना उनकी मर्जी के बताए हुए, बिना उनसे परमिशन लिए हुए, बिना उनसे अनुमति लिए हुए भागकर शादी कर ली है, तो संघमित्रा के माता पिता इतने ज्यादा जलील, अपने आप को इतना ज्यादा बेइज्जत महसूस करते हैं कि मोहल्ले में उनकी जगह जगह खिल्लियां उड़ाई जा रही थी। इसलिए संघमित्रा के माता पिता ने सुसाइड कर लिया। और जब संघमित्रा को यह बात पता चलती है तो संघमित्रा सोचती है कि मैंने गलत किया। एक बार उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो उस मोहल्ले में जाती है जहां की वो रहने वाली थी। अपने माता पिता के सुसाइड करने के बाद मोहल्ले वाले काफी उसे बेइज्जत करते हैं, उसे वहां से भगा दिया जाता है। आने के बाद 10-15 दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। उसके बाद शंकर कुम्हारे की पत्नी, शंकर कुम्हारे की बेटी, यहां तक कि वो जिस लड़के के साथ भगकर उससे शादी किया था उसने, वो भी उसे बार बार उलाहना देता है। और जब इस तरीके से बार बार उसे उलाहना देता है और बार बार उसे कटाक्ष करता है, तब वो बिल्कुल ऊब जाती है और एक दिन वो अपने ससुराली जनों से बदला लेने के लिए पूरी तरीके से मूड बना लेती है। और मूड बनाने के दौरान वो तरीका सोचने लगती है कि कैसे इन लोगों को रास्ते से हटाया जाए। दिमाग में एक ख्याल ये भी आता है कि मैं जब तक इन ससुराल के पक्ष के जितने लोग हैं सबको निपटा नहीं दूंगी, तब तक मेरी माता पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और ऐसा सोचने के बाद उसके अंदर बैठी बदले की भावना प्रबल रूप ले लेती है और एक ज्वाला बनकर फूटती है। अब फिर वो एक कीटनाशक रसायन, जिसका मैं नाम वीडियो में नहीं ले सकता हूं, जो गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन होता है, यानी कि उसे पानी में मिलाओ, चाय में मिलाओ, खाने की चीजें में मिलाओ, किसी को कुछ पता चलने वाला नहीं है। और उसका रिएक्शन करीब 10 से 15 दिन बाद होता है। वो घर के परिवारी जनों के पानी में, चाय में, खाने में मिला मिलाकर लोगों को परोसने लगी। और उस रसायन ने, उस कीटनाशक ने जब 15 दिन बाद शंकर कुम्हारे के ऊपर और पूरे परिवार के ऊपर असर दिखाना शुरू किया, तो घर के एक एक सदस्य को दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देना पड़ा। पुलिस वालों के सामने इस बहू ने अपने जुर्म कबूले, तो पुलिस वालों पे भी एक बार रोंगटे खड़े हो गए कि आदमी कैसा भी हो, जब वो बदले की भावना से प्रेरित हो, बदले की भावना उसके अंदर सीने में आग बनकर जल रही हो, धधक रही हो, तो किस स्तर तक गिर जाएगा, वो किससे बदला लेगा, उसे ये समझ में नहीं आता है। भले ही वो अपना हो, भले ही वो पराया हो। जैसे इस पूरे मामले में बदला लेने में उसका पति खुद भी शामिल था, उसका पति भी काल के गाल में समा गया। जिस लड़के के साथ उसने अपने परिवारी जनों के खिलाफ जाकर, इस लड़के के साथ उसने अपने माता पिता की इज्जत को ना ध्यान रखते हुए उस लड़के के साथ भगकर शादी कर ली, उसी लड़के को कीटनाशक की दवा मिलाकर दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। और आप कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, संघमित्रा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, संघमित्रा के माता पिता ने कैसा फैसला लिया, और संघमित्रा के घर वालों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है पूरी कहानी आपको सतर्क और जागरूक जरूर करेगी। अगर पूरी कहानी आपको सतर्क और जागरूक करने में थोड़ी भी सफल हुई, तो मैं मानूंगा कि मेरा ये प्रयास सफल रहा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कुछ जानने वालों तक शेयर जरूर कर देना। मिलता हूं ऐसी एक नई सतर्क और जागरूक करने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।